नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके साथ इसके पहले पार्ट 1 के रूप में इंट्रोडक्शन कुछ महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन आपने देख लिए हैं और जाइए उनको देखिए आप बढ़िया से। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके आगे यहाँ आपके साथ दूसरा पार्ट डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो और आपके इंट्रोडक्शंस हैं जो आपके जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक और एसए के पेपर में आप यूज कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण आपको इंट्रोडक्शंस और आपके कंक्लूजन्स के स्तर पर कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं। बहुत अच्छे से इनको देखकर जाइएगा, बार बार इसको पढ़िएगा और बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पर। इसको आप एग्जाम में अपने जरूर यूज करिएगा। इसको कैसे यूज करेंगे? जब इसको बार बार पढ़ेंगे और आपको एकदम टिप पर आपकी होगा ये, तभी आप यूज कर पाएंगे अपने एग्जाम। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखना आप, जब तक आपको ये सारे याद ना हो जाए, आपके एकदम परमानेंट माइंड में सेट ना हो जाए ये चीजें। देखिए पिछले वीडियो हमने जहां पर समाप्त किया था वो नेशनल पार्टी के दर्जा को लेकर के समाप्त किया था। उसमें थोड़ा सा लास्ट पॉइंट गड़बड़ हो गया था। उसमें यह था कि ये लास्ट जो पॉइंट था उसमें बोला गया था कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए। देखिए वर्तमान हमारे लोकसभा में सीटें 543 हैं आपकी, है ना। उसमें 2% जो बनता है वो एग्जैक्ट रूप से 11 सीटें होनी चाहिए। और यह बोला जाता है अगर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा लेना है तो आप 3 राज्यों से कम 11 सीटें निकालिए लोकसभा की। तो यह था तीसरा पॉइंट, अब क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अगला जो है आपका निसार उपग्रह से है। निसार उपग्रह से क्या बात की गई, कहा गया है कि इस निसार उपग्रह का, निसार उपग्रह जानते हैं ना आप, नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा, है ना, ये दोनों मिलकर के जो उपग्रह पर कार्य कर रहे हैं वह है आपका निसार उपग्रह। इसमें बोला गया है कि यह हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण इसके द्वारा किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप भूकंप जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर कोई भी प्रश्न देखिएगा, ज्योग्राफी में यहाँ पर प्रश्न आता है, या आप जीएस पेपर 3 में जब भी आप पढ़िएगा, कहाँ पर, सैटेलाइट के क्षेत्र में, है ना, वहां पर एक दोनों के सहयोगी एक कदम के रूप में देख सकते हैं इसको, है ना। और प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में आप पढ़ सकते हैं कि इसको अगर इसके समाधान के स्तर पर आप खोजने की कोशिश करेंगे, सैटेलाइट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो वहां इस एग्जाम्पल को डाला जा सकता है कि निसार उपग्रह को कैसे प्रयोग किया जा रहा है मानचित्रण के लिए। अब हिमालय आप जानते हैं संवेदनशील क्षेत्र है, जोन 5 में आपका आता है ना। जोन 5 मतलब अति संवेदनशील क्षेत्र, और बाकी जो क्षेत्र है आपका पहाड़ी क्षेत्र वह जोन 4 में आता है। तो जोन 4 और 5 ये आपके क्या होते हैं, ये आपके भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। तो आप तुरंत जैसे ही आता है क्वेश्चन, तो आप इस तरीके का मैप बना सकते हैं। भारत का मैप बना के आप इसकी जोन 5 की लोकेशन दिखा दीजिएगा। बाकी चाहे तो आप हिमालय का क्षेत्र बना करके फिर सैटेलाइट को दिखा दीजिएगा, है ना, किस तरीके से मैपिंग की जाएगी इस क्षेत्र की, और फिर सरकार बेहतर रणनीति अपना सकती है। तो क्वेश्चन अब किसी भी तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कहीं पर भी आ सकता है। तो वहां पर आप बताइए निसार उपग्रह का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, इसको इंट्रोडक्शन बनाइएगा अपना। बढ़िया इंट्रोडक्शन मिला कि नहीं आपको? तो इस तरीके का देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला निर्यात पॉलिसी पर है। निर्यात पॉलिसी पर बात की जा रही है कि भारत सरकार के द्वारा, देखिए निर्यात के रूप में एक भारत को एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में बनाना है ना, ये तो सरकार का लक्ष्य है ही। इसमें हमें उत्तर प्रदेश की भूमिका को भी लिखना है कि उत्तर प्रदेश में भी निर्यात पॉलिसी पर कार्य किया जा रहा है। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है पेपर 6 में। तो वहां जब भी आएगा तो बताएंगे जो शीर्ष आपके 10 क्षेत्र है ना निर्यात तक, उसमें से 50% की हिस्सेदारी किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। तो उसमें आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो निर्यात होता है ना, उसमें अकेला 50% गौतम बुद्ध नगर उसमें हिस्सेदारी अपनी रखता है। इसीलिए प्रमुख निर्यात क्षेत्र में भारत के गौतम बुद्ध नगर आपको दिखाई देगा। आप समझे यहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। जब भी आप यूपी का मैप बनाइए, वहां गौतम बुद्ध नगर की आप तुरंत वहां पे लोकेशन बताते हुए इंडिकेट कर दीजिएगा जब भी आप निर्यात पॉलिसी पर लिखिएगा उत्तर प्रदेश की। तो ये आपके पास हो गया वैल्यू एडिशन, कहाँ के लिए, यूपी की निर्यात पॉलिसी के लिए। अब भारत की निर्यात पॉलिसी पर लिखेंगे तो भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र आपको पता होने चाहिए जहां भारत क्या है, निर्यात की दृष्टि से वहां उत्पाद जो है वो शीर्ष मात्रा में, अधिक मात्रा में वहां मौजूद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में आपके गौतम बुद्ध नगर में स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया जाता है। वह असम में आपको चाय उत्पाद है ना, असम की चाय आप जानते होंगे। कांचीपुरम में क्या होता है, वहां से वाहनों का उत्पाद किया जाता है। और सूरत से कीमती आभूषणों का उत्पाद किया जाता है ना, सॉरी, कीमती आभूषण जो है ये उत्पाद है आपके जिनका निर्यात किया जाता है। और जामनगर से क्या है आपका, पेट्रोलियम उत्पाद। तो ये सारे क्या है आपके, वह क्षेत्र हैं जहां से पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो देखो इस तरीके के मैप आप जरूर बनाइएगा। ये देखो वैल्यू एडिशन का मटेरियल दिया जा रहा है, जरूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन ही सारे मिले इसमें, कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेंगे जिनको आप प्रयोग करके अपने आंसर को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और आप अपने मेंस के आंसर जब भी लिखेंगे ना, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आपके सभी पेपर्स में यूजफुल है, ऐसा नहीं किसी एक पेपर के लिए लाभदायक आपके हो सकता है। तो देखो अगली जो आपकी न्यूज है वह ग्लेशियर के पिघलने संबंधित है। अब बताइए इसका प्रयोग कहां पर है? इसका प्रयोग जीएस पेपर 1 में भी आप कर सकते हैं, भूगोल के पेपर में, चाहे आप जीएस पेपर 2 में आप क्या है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी जीएस पेपर 3 में आप डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पेपर में आप वहां पर कर सकते हैं ना, कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही हैं उससे कैसे ग्लेशियर के पिघलने जैसी घटनाएं हो रही हैं, और यह आपदा के रूप में आप दिखाएंगे जब, तो इसमें आप विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, अब अगर आप इंट्रो इस तरीके से शुरू करेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ग्लेशियर के पिघलने में
नाटकीय रूप से वृद्धि देखी गई है ना। तो इस तरीके का ही इंट्रो अगर आप शुरू में दे देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि न्यूज पर इस व्यक्ति की क्या है, समझ भी अच्छी है और लगातार ये अपडेट भी कर रहा है। तो अपने आंसर्स को आप ऐसे कनेक्ट करके बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छा इंट्रो ही आपको क्या होगा, अच्छे मार्क दिला सकता है। तो यह इंट्रो आपको समझ में आया कि कहाँ पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि आप रेफरेंस जरूर दीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा। जैसे मौसम विज्ञान जो संगठन है, इसका आप रेफरेंस देंगे ना तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ऑथेंटिक हो जाता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ लगातार रेफरेंस की। फिर देखो, जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा है। अब क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर जब भी आपको लिखना होगा तो आपके पास देखिए एक बेहतरीन मटेरियल है। कैसे आप बताएंगे, यह आपको जो पैराग्राफ दिया जा रहा है ना, ये आपको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। कभी भी पर्यावरण संबंधी अगर कोई भी ऐसे लिखते हैं आप, वहां पर यूज कर सकते हैं। और खासकर मैं कहूंगा ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, रीडिंग के स्किल पर बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और घटती जैव विविधता है ना। यहाँ पर कोई ऐसे अगर लिखते हैं तो इस युग में हमें अपने आसपास के हर इंच और अन्य जगहों पर देसी पौधे और संबंधित जीवित जीवों का पालन पोषण करने की आवश्यकता है। इससे हम क्या है, खुद को और आने वाली पीढ़ियों को पौधों की शक्ति के माध्यम से हमारी पृथ्वी को ठीक करने की आवश्यकता याद दिला सकते हैं। देखो, ये एक तरीके से बात की जा रही है किसकी, प्राकृतिक संरक्षण के संदर्भ में है ना। किस तरीके से हम वृक्षारोपण की जरूरत है, जीव जंतुओं के पालन पोषण की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। और प्रकृति के दोहन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन जैसी जो आपके सामने नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं ना निकलकर, ये इनके समाधान के स्तर पर जब भी आप ऐसे आपको निष्कर्ष देंगे तो निष्कर्ष के स्तर पर अगर इस तरीके का इंट्रो आप शामिल करेंगे तो देखिए अच्छा एक इंट्रो माना जाएगा। और अच्छा इंट्रो आपका जब बेहतरीन इंट्रो दिखाई देगा ना, एक होता है ना आप इंट्रो, सॉरी, अच्छा कंक्लूजन यहाँ पर दिखाई देगा। एक बेहतरीन इंट्रो और बेहतरीन कंक्लूजन एग्जामिनर का माइंड सेट करता है आपको अच्छे नंबर देने के लिए। तो यह आप बहुत ध्यान रखिएगा। फिर आप बता दीजिएगा कि पृथ्वी दिवस का इस बार का जो आदर्श वाक्य है वह है सब जिम्मेदार हैं सब जवाबदेह हैं। यह भी क्या है, आपकी सामूहिक जवाबदेहिता दिखाता है, किसको लेकर के, पृथ्वी के संरक्षण को लेकर के। यानी कि आप अपने ग्रह के संरक्षण को लेकर के आप सभी सभी के सभी जिम्मेदार हैं और सभी के सभी जवाबदेह हैं इसके प्रति, है ना। इसको लेकर जितने भी आपके मान लीजिए पेरिस सम्मेलन हो गया या क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे इतने समझौते हैं ना, इनको आप देख सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तभी किया जा सकता है जब अपनी सारी जिम्मेदारी लें और सभी इसके प्रति जवाबदेह रहें। तो इसी को लेकर के पृथ्वी दिवस की इस बार का आदर्श वाक्य भी यही रखा गया है। इसको आप कोट करिए जहां भी मौका मिले, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर आप बताएंगे, यहाँ देखिए यहाँ बात आ रही है दुग्ध उत्पादन को लेकर के। जब आप पशुपालन जैसा कोई भी प्रश्न आता है, देखो जीएस पेपर 3 में आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंतर्गत कृषि और पशुपालन दिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत पशुपालन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुपालन के सामने क्या मतलब चैलेंजेस हैं इसके सामने और क्या आगे सरकार के द्वारा समाधान किया दिया जा रहा है। अब इस स्तर पर जब आप देखिए पीछे पढ़ेंगे, इकोनॉमी वाले सेक्टर में सारी बातें बताई गई हैं कि क्या चैलेंजेस है हमारे सामने और क्या इसको लेकर सरकार समाधान कर रही है। लेकिन केवल इतना ही आपके लिए जानकारी है तो चलो ठीक है, मेन बॉडी और आपने कंक्लूजन करते हुए बढ़िया आंसर यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन इंट्रोडक्शन भी अगर थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है तो पूरा आंसर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इंट्रो के स्तर पर आप बताएंगे कि अभी क्या हुआ है, दुग्ध के बारे में देखा गया है कि उत्पादन के स्तर में यहाँ पर 5.3% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ जो कीमत में वो भी 12% की वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ बात की जा रही है, देख रहे हो द्वंद कैसा है कि उत्पादन भी दूध का बढ़ रहा है, इसके साथ साथ कीमत भी बढ़ रही है। अब इसके देखो कारण पर समझने की बात करोगे ना, कारण स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि उत्पादन बढ़ रहा है, साथ साथ में मांग भी बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या का भार है। तो जनसंख्या की जो बढ़ती वृद्धि दर है ना, इसके कारण मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ने के कारण कीमत बढ़ रही है। दूसरा क्या हो सकता है, एक आपूर्ति श्रृंखला भी हो सकता है कि आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो रही है, जैसे कोविड के दौरान यह स्थिति और भयावह देखी गई थी। फिर पशुओं में रोग, जो लंपी त्वचा जैसी रोग है ना, और चारा की गुणवत्ता, ये दोनों चीजें क्या कर रही है, चाहे पशुओं का कोई रोग हो या चारा की कीमत कीमत जो बढ़ रही है या उसकी गुणवत्ता जो गिर रही है, इसके कारण ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, लागत को बढ़ा रही हैं। और ये लागत का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उपभोक्ता पे पड़ रहा है। जब लागत बढ़ेगी तो पशुपालक क्या करेगा, कीमत बढ़ा देगा भाई। और अगला आप बता सकते हो परिवहन के स्तर पर, देखो परिवहन लागत अगर अधिक होगी, यदि पशुपालक जो है दुग्ध जो है जरूरतमंद स्थानों तक पहुंचा नहीं पाएगा, लागत अधिक आएगी, परिवहन लागत अधिक आएगी, तो इसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा, कीमत पर पड़ेगा। तो यह कुछ कारण है जिसके कारण उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कीमत भी बढ़ रही है। तो इस पर आप देखिए बढ़िया डेटा आपके पास हो गया। डेटा ये हो गया कि 5% की उत्पादन में वृद्धि और इसके साथ साथ 12% की कीमत में वृद्धि भी दोनों एक साथ देखने को मिल रही है। यह डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस डेटा को आप यूज करना जब भी पशुपालन में लिखना। तो दो ही डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 5% और 12%, याद कर लेना। फिर आप इस फिगर को चाहे तो बना सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सा भारत का वह राज्य है जहां पर दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो राजस्थान बता देंगे, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है यह। और उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर पीछे नहीं है, है ना।
उत्तर प्रदेश भी शीर्ष 3 में आपका शामिल रहता है। फिर आप देखिए लानिनो और एल नीनो से प्रश्न यदि आता है, तो लानिनो से प्रश्न बनने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये चर्चा में रहता है। तो आप इस तरीके का देखिए, पहले लानिनो से संबंधित जब आप उत्तर लिखेंगे तो यह फिगर बनाने की गुंजाइश रखिएगा। इस तरीके से आप देखिए हिंद महासागर का क्षेत्र बनाते हुए फिर यहाँ पर लानिनो का इफेक्ट बताएंगे कि भारत में जो लो टेम्परेचर, जो आपका सॉरी हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण आपका लो प्रेशर बनता है, यह टेम्परेचर में और अधिक वृद्धि हो जाती है जब लानिनो का प्रभाव देखा जाता है। और यह टेम्परेचर में वृद्धि क्या करता है, लो प्रेशर को और अधिक बढ़ा देगा। जब पहले से और अधिक बढ़ाएगा तो ये जो मानसूनी पवने हैं भारत की ओर, भारत के तट की ओर और तेज गति से आएंगी, इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए लानिनो के प्रभाव में क्या होता है, आपकी बाढ़ की स्थिति बनती है। बहुत शॉर्ट में आपको चीजें बताई जा रही हैं, आप ज्योग्राफी में आप बढ़िया से समझना है तो आप ज्योग्राफी में जाइए, वहां समझ में आ जाएगा। फिर अल नीनो का जस्ट अपोजिट प्रभाव होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है ना, ये फिगर बताते हो फिर आप बताएंगे कम हो जाता है। तो मानसून क्या होता है, मानसून और धीमी गति से आएगा, तो यहाँ सूखा जैसी स्थिति बनने की संभावना बन जाती है। सूखा तो नहीं लेकिन कम बारिश होती है जब अल नीनो का प्रभाव दिखाई देगा भारत में। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कैसे ये लानिनो और अल नीनो प्रभावित करती हैं। और पेरू के तट से इसका सीधा संबंध होता है, ये तो आपको पता ही है ना, पेरू के तट से आप सीधा संबंध होता है, तो इसलिए इस फिगर को आप जरूर बनाइएगा, है ना, जब भी आप लानिनो और अल नीनो के प्रभाव के बारे में बताइएगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। फिर अगला है जो आपका, वह है जनसंख्या को लेकर के। देखो यह जनसंख्या को लेकर के जो आपका दिया गया है, यह आप सभी जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है 2023 में चीन को पीछे करके भारत पहले स्थान पे पहुंच गया है। अब इसका प्रयोग देखो भूगोल वाले पोर्शन में हो सकता है, या जनसंख्या वृद्धि एक मुद्दा है ना, पेपर 6 में आप यूपी के आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, या इसको देखिएगा, इसको कई जगह पर प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे हो सकता है किसी जनसंख्या पर आपसे ऐसे लिखने को आ जाए, अब ऐसे में आप बताएंगे इसको इस तरीके से बताइएगा कि ये जनसांख्यिकी लाभांश की जो स्थिति है ना, यह आपके लिए अभिशाप की जगह वरदान के रूप में भी कार्य कर सकती है। लेकिन कब, ये आपको देखिए जब आपको बताया गया था इकोनॉमी वाले सेक्टर में, तो आपको समझाया गया था कि हमारे पास जो कार्यशील जनसंख्या है ना, 15 से 59 साल की जो जनसंख्या होती है, वो कार्यशील जनसंख्या हमारी 60% है। लेकिन इस 60% जनसंख्या को यदि अवसर की संभावनाएं बेहतर दी जाएंगी ना, तो वह क्या कर सकती है, वह आपकी वरदान के रूप में कार्य कर सकती है। और इसके लिए प्रमुख क्षेत्र चुनने पड़ेंगे जहां आपको पॉलिसी मेकिंग का कार्य करना पड़ेगा। कौन कौन से क्षेत्र, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कुशलता हो गया, रोजगार, सुशासन, वह सारे क्षेत्र जहां पर स्थिति भारत की क्या है, अच्छी नहीं है, तो वह सारे क्षेत्र चुनिए, वहां पर अच्छे कार्य करिए, बेहतर कार्य करिए, चाहे वित्त के स्तर पर, अवसंरचना के स्तर पर, चाहे संस्थागत स्तर पर, चाहे संरचनात्मक स्तर पर। इसी इन्हीं स्तरों पर तो काम करने की जरूरत होती है। और जब आप बढ़िया काम करेंगे तो 2061 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर को 43% तक बढ़ाने की क्षमता रखती है, यह कार्यशील आपकी जनसंख्या। यहाँ आप समझ गए होंगे। और विश्व बैंक भी इसी तरीके का डर बताता है कि जनसंख्या अगर लाभांश की स्थिति है, जनांकीय लाभांश की स्थिति है, अगर इसका बेहतर दोहन नहीं किया गया तो जनांकीय अभिशाप बनने में देर नहीं लगेगी। तो इसी को आपको देखिए यहाँ बेहतर ढंग से थोड़ा सा बताया गया है ना। अब आपको बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा कि जब आपको जनसंख्या पर या जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दे पर लिखना है तो किस आधार पर आपको इंट्रो बताते हुए अपनी बातों को पूरा करना है। अब जनांकीय लाभांश जनांकीय जनसांख्यिकी अवसर के रूप में कैसे परिवर्तित हो सकती है, तो वही सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य बेहतर होगा, शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, लैंगिक सशक्तिकरण होगा, अच्छा बुनियादी ढांचा होगा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर होंगे। तो आप बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे जनांकीय लाभांश की स्थिति क्या होती है और कैसे इसका हमें बेहतर ढंग से दोहन करना है। फिर देखिए अगला जो है आपका इंट्रोडक्शन, वो आप ड्रग तस्करी से लेकर के है, आंतरिक सुरक्षा का पार्ट जो आपका दिया गया है GS4 में। अब यहाँ से क्या है, मानव तस्करी को लेकर के या ड्रग तस्करी को लेकर के, है ना, इसको लेकर के प्रश्न खूब पूछा जाता है। अब यहाँ अब अगर प्रश्न सीधा आ जाता है, मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर आता है, तो एक इंट्रो अच्छा आपके पास होना चाहिए। क्या यह होना चाहिए कि 2047 तक भारत ने लक्ष्य रखा है अपने आप को क्या, ड्रग मुक्त बनाने का। तो यह आपको अगर भारत का लक्ष्य पता है और भारत का लक्ष्य बताते हुए आप अगर अपने इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे, तो एग्जामिनर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, कि हाँ इसको चलो समझ तो है कम से कम भारत की नीतियों संबंधित, कि क्या भारत की नीतियां हैं इस समय मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने संबंधी। और फिर बताएंगे अफीम और भांग को अवैध रूप से की जा रही, इसकी जो अवैध रूप से खेती की जाती है ना, उसको प्रतिबंधित किया गया है। कुछ क्षेत्रों में जैसे यूपी के ही आप बता सकते हो, गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में अभी भी कुछ, वो भी वैधानिक रूप से, और दवा, मेडिसिन वगैरह, औषधि वगैरह के प्रयोग के लिए इसकी खेती की जाती है। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीजों को। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना कि जो अवैध रूप से जो खेती की जाती है ना, उसको प्रतिबंधित किया गया है। और एनसीपी का अनुसार अगर देखा जाए तो अवैध ड्रग में क्या है, डार्क नेट का प्रयोग बहुत किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग बहुत किया जाता है। इस कारण अगर साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे पर लिखना है तो वहां भी आप लिख सकते हैं कि अवैध ड्रग वगैरह में डार्क नेट यूज होता है आपका, और क्रिप्टो करेंसी। डार्क नेट वगैरह के बारे में अगर नहीं जानते हो तो जाओ आप इंटरनल सिक्योरिटी वाले पेपर को आप देखो जाकर के, जो वीडियो है इससे संबंधित बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। फिर देखिए अगला जो टॉपिक आपका दिया हुआ है
वह इंट्रो कहाँ से है? वह इंट्रो आपका विद्युत उत्पादन से लेकर है। विद्युत उत्पादन पर जैसे आप जानते हैं कि चुनौती क्या है इस समय, कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादन किया जाता है ना, जीवाश्म ईंधन आधारित, सरकार की नीति क्या है, इन पर धीरे धीरे करके हम अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं और शिफ्ट किधर कर रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा की ओर। अब भाई इससे संबंधित डेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, जब भी आप शुरू करिएगा, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में आप ऊर्जा की ओर क्या प्रयास कर रही है, इस पर प्रश्न पूछे, क्या चुनौतियां हैं हमारे पास, इसको लेकर प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न आता है ना, तो आपके पास एक डेटा बढ़िया इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्या, कि कोयला आधारित जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसका लगभग 73%, आप ये बताएंगे कि जो विद्युत उत्पादन है ना उसका लगभग 73% जो है ना वो कोयला आधारित उत्पादन ही है। तो यहाँ देखिए डेटा हो गया आपके पास बेहतरीन। चिंता के स्तर पर भी आप बता सकते हैं कि बड़ा बड़ा भाग अभी ऊर्जा का आपका किस पर निर्भर है, कोयला पर ही निर्भर है। तो पूर्णतः जो हम कोयला आधारित बोलते हैं ना कि संयंत्रों पर प्रतिबंध लगा दो, नहीं लगा सकते भाई, नहीं तो ऊर्जा संकट की स्थिति आ जाएगी। तो यह डेटा जब आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे आगे। फिर ग्लेशियर देखिए पिघलने का प्रभाव। अब ग्लेशियर से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आपके पास आ जाता है तो आपको देखिए इंट्रो बढ़िया मिल गया, क्यों पिघलते हैं कारण आपको मिल गया। अब ग्लेशियर पिघलने के बाद प्रभाव क्या पड़ता है, देखो जलवायु परिवर्तन का एक संकट तो रहता ही है, ये तो पता है आपको। एक आप बताएंगे कि थोड़े समय के लिए क्या होगा, जब पहले पिघल रहा होगा ग्लेशियर तो वहां पर जल स्तर बढ़ता है, जल स्तर बढ़ने के कारण क्या है, उस जगह पर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती हैं। फिर जब पिघल जाता है उसके बाद क्या होता है, दीर्घ समय पर क्या होता है, जल संकट की स्थिति। और जिन जगहों पर जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ जैसे संकट होगा, वहां कौन सी समस्या देखी जाएगी, प्रवास की, प्रवसन की समस्या, वहां से लोग प्रोसित करेंगे, है ना, यह समस्या देखी जाती है। फिर कृषि, अगर उस क्षेत्र में कृषि वहां पर आजीविका के रूप में है किसानों की, तो उनका भी प्रवसन होगा साथ ही के साथ। और बाढ़ जैसी स्थिति होगी तो कृषि पॉसिबल होगी, वहां पर नहीं होगी, तो कृषि आजीविका प्रभावित हो सकती है। और देखिए एक समस्या और देखी जाती है ग्लेशियर पिघलने से, क्या, परमाफ्रॉस्ट से क्या है, CH4 का निष्कासन होता है। देखो कारण क्या है, कारण ऐसे समझो जैसे हमारे वृक्षारोपण के माध्यम से पेड़ क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, वैसे हमारी जो बर्फ होती है, बर्फ की ऊपरी परत, ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है, परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये मीथेन का सिंक करते हैं और मीथेन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। जब ये बर्फ पिघलेगी, परमाफ्रॉस्ट पिघलना चालू करेगी, तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, यही मीथेन जो यहाँ पर दबी हुई थी ये रिलीज होगी, और ये रिलीज होकर कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी, और यह एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसलिए तापमान बढ़ाएगी। तो देखो यह होता है इसका प्रभाव, नकारात्मक किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। फिर इसका एक एग्जाम्पल को अगर देखना है तो सुंदरवन डेल्टा का आप क्षेत्र बता दीजिए। यहाँ पर जब ग्लेशियर पिघलने के बाद समुद्र का जलस्तर यहाँ पर बढ़ता है तो तटीय क्षेत्र को देखिए नुकसान पहुंचाता है, द्वीप द्वीप वहां पर जलमग्न हो जाता है और स्थानीय समुदायों में प्रवसन की समस्याएं होती हैं। तो इस सारे देखिए जो प्रभाव है इसके नकारात्मक प्रभाव, उसका एग्जाम्पल आपको सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए यह क्लियर हो गया होगा। अब आपको ग्लेशियर संबंधी कोई प्रश्न आएगा, अब आप बेहतरीन एक मॉडल आंसर के रूप में आपको मिल गया पूरा यहाँ से। और विद्युत उत्पादन को लेकर देखिए, कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादन है उसको लेकर आप क्या इंट्रो बनाएंगे, वहां डेटा आपके पास क्या है, 73% विद्युत उत्पादन हम किससे करते हैं, कोयला आधारित संयंत्रों से करते हैं। हो गया डेटा बढ़िया आपके पास। फिर देखो यहाँ अगला जो दिया हुआ है वह है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, है किससे संबंधित, यह 9 में से आपके 4 ग्रही सीमा से संबंधित है। यह कहा जाता है कि मनुष्य ने 9 में से 9 जो ग्रही सीमा बनाई गई हैं उसमें से 4 को लांघ लिया है क्या ग्रही सीमा, यह होती है कि किसी भी ग्रह की वह मैक्सिमम प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने की क्षमता होती है, जिसके जिससे अधिक अगर आप दोहन कर रहे हो तो उसके बाद क्या है, वह उसका प्राकृतिक रूप से या स्वयं क्या है उसका पुनर्चक्रीकरण नहीं कर पाती है ना। जैसे प्रकृति क्या करती है, वह स्वयं का भी क्या एक तरीके से पुनर्चक्रीकरण करती है, जिसको बोला जाता है ना कि पुनर्चक्रीकरण करो, वह प्राकृतिक रूप से करती है, उसकी एक लिमिट होती है, इस लिमिट के बाद आपने दोहन किया तो नहीं कर पाएगी भाई। तो इसी के आधार पर आप देखिए, इसके आधार पर गांधी जी का स्टेटमेंट सुनते हैं कि प्रकृति का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए करना चाहिए, लालच के लिए नहीं करना चाहिए। तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकाला गया या ग्रही सीमा का। अब ग्रही सीमा में कौन से 4 आपको बताने हैं, कौन सी ग्रही सीमाएं हैं जिनको लांघ लिया है, वह आपकी देखिए जैव विविधता है, और दूसरी भू उपयोग परिवर्तन है, और तीसरी आपकी जलवायु परिवर्तन है, चौथी एनपीक चक्र है। देखो ये चारों आपको केवल पता रखनी है, 9 आपको नहीं पता रखनी है, केवल आपको जानकारी रखनी है कि 9 ग्रही सीमा होती है जिनमें 4 को लांघ चुका है मनुष्य, पर्याप्त तो दोहन कर चुका है इसका। देखो जैव विविधता को लेकर इसलिए इनका संरक्षण की लगातार बात होती है, जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाती है, भू उपयोग परिवर्तन की लगातार बात की जाती है, जलवायु परिवर्तन पर लगातार सम्मेलन हो रहे हैं ना। एनपी चक्र क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, है ना, इसकी बात की जाती है कि यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो आप फास्फोरस वगैरह को लेकर के क्यों इतनी सब्सिडी देते हो, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो लगातार इसकी देखिए चर्चा भी होती रहती है। चर्चा क्यों होती है उसका आप कारण आज समझ गए होंगे, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आप कोट करिएगा। और जब भी आप क्लाइमेट चेंज में या एनवायरमेंट में कोई भी बात लिखिएगा तो इस रिपोर्ट से आप रेफरेंस देते हुए संयुक्त राष्ट्र की। और रिपोर्ट कौन सी, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, है ना, लैंड का आपके आउटलुक कैसा है ना, ये आपको बताना है, रिपोर्ट समझना है किस पर होगी बेस्ड। अब रिपोर्ट भी आपको समझ आ गई होगी, और रेफरेंस कहां पर देना है, इसका प्रयोग कहां पर करना है, एनवायरमेंट के सेक्टर में, सतत विकास से संबंधित कोई प्रश्न आता है वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो है आपका वो देखो किस पर है, पारंपरिक जो आप विद्युत मीटर प्रयोग करते हो ना, इनकी जगह पर सरकार क्या कर रही है, स्मार्ट मीटरों में बदलने का लक्ष्य रख रही है। क्या है इसका लक्ष्य, डेटा क्या है, डेटा ये है भारत सरकार ने 2025-26 तक 250 मिलियन
मतलब 250 मिलियन लक्ष्य रखा है कि वह पारंपरिक जो विद्युत मीटर है ना, जो आपके गांव में लगे होते हैं पारंपरिक रूप से विद्युत मीटर, उनकी जगह स्मार्ट मीटर का प्रयोग करेगी। इसके माध्यम से क्या करेगी, देखो भाई सरकार का लक्ष्य क्या है, सरकार का लक्ष्य है कि हम विद्युत ऊर्जा जो हम कोयला आधारित संयंत्र से बनाते हैं, उसी जगह हम कहां पर जाएं, पारंपरिक ऊर्जा की ओर जाएं, सॉरी वैकल्पिक ऊर्जा की ओर शिफ्ट करें। इसके साथ ही साथ लक्ष्य यह भी है, चलो अभी हम जो विद्युत ले रहे हैं ना, उसमें जो वितरण के स्तर पर या पारेषण के स्तर पर जो क्षय होता है ना, उसको भी बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जब भी आप समाधान के स्तर पर लिखिएगा ना, तो वहां पर यह भी बताइएगा कि पहले तो हम प्रयास वो करें जो विद्युत का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, वहां पर पहले सुधार करें। फिर उसके बाद प्रयोग के स्तर पर दूसरा सोचा करिए कि प्रयोग के स्तर पर जो क्या सोचना है, फिर सोचना है हमें कि किस तरीके से हम जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का प्रयोग ना करके कैसे वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करें। दूसरा होता है आपका सोचने का तरीका ये। अब इसमें जब आप एक स्टेप एक यहाँ पर सुधार के रूप में देखते हैं स्मार्ट मीटर का प्रयोग। अब स्मार्ट मीटर का प्रयोग जब आप वृद्धि करेंगे तो इसके माध्यम से क्या क्या लाभ हो सकते हैं भाई, कुछ लाभ होंगे तभी तो इसका प्रयोग कर रही है। लाभ ये देखो, उपयोग करने की दक्षता में वृद्धि होगी, बिल भुगतान सरकार को आसानी से होगा, आपूर्ति बेहतर होती है, साथ ही साथ राजकोषीय व्यय सरकार का कम होता है, और पर्यावरणीय दोहन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भाई जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्या होगा, इसका उपभोग थोड़ा सा कम होगा, और सतत विकास इससे स्थापित होने में संभावना होगी, संभावना एक तरीके से सफलता मिलेगी। अब ये सारी चीजें आपने बताई स्मार्ट मीटर के आधार पर, स्मार्ट मीटर के प्रयोग के लाभ आपको पता चल गए, और ऊर्जा संरक्षण के प्रयास पर कोई भी आपका प्रश्न आता है उस पर आप इसको इंट्रो के रूप में बना सकते हैं कि 250 मिलियन का लक्ष्य है 2025-26 तक का सरकार का। यह इंट्रो बनाइए अभी सरकार के द्वारा 2025-26 तक 250 पारंपरिक बिजली को स्मार्ट मीटर के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे इंट्रो होंगे तो बढ़िया इंट्रो माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, अगला आपका देखिए इंट्रो जो है वह आपका प्रेस की स्वतंत्रता पर है। अब प्रेस की स्वतंत्रता पर यदि प्रश्न आएगा, देखिए क्या है, अक्सर चर्चा की जाती है कि प्रेस को क्या होना चाहिए, प्रेस को निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। फिर भी सवाल बनता है, वो बनता है कि प्रेस में आखिर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर आखिर वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां देखी जा रही हैं, प्रेस की भूमिका पर सवाल बन सकता है। तो कोई भी सवाल बने, किसी भी संदर्भ में सवाल पूछा जाए, आप उसका देखिए उत्तर तो लिख लेंगे, लेकिन आप उत्तर कैसे एक बेहतर ढंग से शुरुआत कर सकते हैं उसके लिए यह इंट्रो बनाइएगा। क्या, रिपोर्टर्स विद आउट बॉर्डर, है ना, जो रिपोर्टर्स होते हैं विदाउट बॉर्डर, इसका एक ये है आपका जो संगठन है, एनजीओ है, इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, एक आपका सूचकांक जारी किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको आप देखिए प्रीलिम्स में पढ़ते होंगे भारत की रैंक, लेकिन आप यह बताइए आप ये इस तरीके से पढ़ते हैं क्या कि इसको हम मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, इसको आप अपने इंट्रोडक्शन के रूप में यूज करिए कि भारत की आखिर इसमें स्थिति कहां पर है। भारत की स्थिति यहाँ पर 161वीं रैंक है इसकी भारत की, तो आप बता सकते हैं कि भाई प्रेस को लेकर के भारत की स्थिति 161वीं है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर प्रेस के हालात क्या होंगे हमारे देश में। तो फिर आप बताइएगा प्रेस के समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, और इसमें कैसे सुधार, सरकार को कहां कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें बताएंगे जब भी आप लिखेंगे, भारतीय लोकतंत्र पर लिखेंगे तब आप ये चीजें बता सकते हैं, है ना, प्रेस का आप देते हैं ना प्रेस की भूमिका को लेकर के, तो उसमें आप बता सकते हैं यहाँ पर चुनौती के स्तर पर। तो यह बहुत डायरेक्शन, बहुत डायमेंशन पे इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए बढ़िया से इसको रिपोर्ट को आप याद कर लीजिएगा, इन रिपोर्ट्स को आपको याद होना बहुत जरूरी है। फिर अगला है, जल शक्ति मंत्रालय ने जो पहली जल निकाय जनगणना का प्रकाशन किया है, कैसे, देखो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका जीएस पेपर 1 में भूगोल के हैं दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है ना, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाले स्तर पर आप इसको महत्वपूर्ण बता सकते हैं, है ना, कैसे समझने की कोशिश यहाँ पर यह करनी है कि जिस तरीके से देखो मानव जनगणना की जाती है ना, जन जो 2011 की जनगणना है, इसमें क्या है, मानवीय जनगणना है, या उसी हिसाब से जल संकट जैसी स्थिति पर जब आप लिख रहे हैं या जल संरक्षण पर आप लिख रहे हैं, है ना, तो आप बताएंगे कि जो वाटर बॉडीज है ना, इनकी जनगणना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जनगणना करेंगे तो हमें जानकारी बेहतर होगी, और कोई पॉलिसी बनानी है तो जब तक हमें डेटा नहीं हमारे पास होगा तो हम कैसे पॉलिसी बेहतर बना पाएंगे। तो इसी आधार पर बोला जाता है जल शक्ति मंत्रालय ने पहली जल निकाय जनगणना का प्रकाशन किया है पहली बार। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि भूजल बहुत तेजी से गिर रहा था, जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा था, और देखो जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही थी, जिससे बाढ़ और सूखा की आवृत्ति क्या हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी। साथ ही साथ इसके कारण जल से सीधा संबंध किसका है, कृषि से, तो कृषि उत्पादकता घट रही थी, और सिंचाई हेतु या पशुओं हेतु पानी की उपलब्धता भी क्या होगी, कम होगी। जब जल संकट की स्थिति होगी तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, और इसी का समाधान खोजते हुए सरकार के द्वारा यदि कोई लेटेस्ट कोई ऐसी न्यूज आपके पास आती है, कोई प्रयास सरकार का किया जा रहा है, तो उसका अपना इंट्रोडक्शन बना दिया करिए। तो इससे क्या होता है, आपका आंसर बहुत अपडेट हो जाता है ना, नहीं तो आप फिर वही स्टैटिक रूप से जो सारे लिख रहे हैं वही आपका भी आंसर हो जाएगा, कुछ यूनिक नहीं दिखेगा उसको। यूनिक उसको ऐसे ही आप दिखा सकते हैं इस तरीके के इंट्रोडक्शन बना करके। फिर देखिए अगली क्या है, कार्यस्थल पर जो महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम है ना 2013 का, आप जानते हैं ना कि पहले इसके लिए एक विशाखा गाइडलाइंस आई हुई थी, और विशाखा गाइडलाइंस को आधार बनाकर के यह अधिनियम बनाया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है ना, उसको रोकथाम, निषेध और निवारण को लेकर के जो अधिनियम है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस पर टिप्पणी आती है कि इसके क्रियान्वयन में क्या है, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी इसमें अनिश्चितताएं हैं।
तो इसको लेकर के देखिए, आप कभी भी अब जब महिला संबंधी लिखते हैं, जो भी महिला संबंधी आप सोसाइटी के पेपर में देखेंगे, सारे जो आपको टॉपिक्स कराए गए हैं ना, उसमें आप यह प्रावधान वैधानिक स्तर पर जब आप समाधान बताने की कोशिश करते हैं, तो यह जरूर बताते हैं। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, है ना, कार्यस्थल पर आपका जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी जो अधिनियम बनाया गया था, उसके बारे में आप बताते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जब आप आगे के सुधार के स्तर पर बताएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को जरूर याद रखेंगे, या आप शुरू करेंगे जब इस पर सीधा प्रश्न आएगा, तो इस सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें बताया क्या है, बताया यह है कि इसके सामने अनेक बाधाएं हैं। क्या, कि अभी तक देखिए समिति का गठन नहीं किया गया है। अब देखो, कोई भी ये वैधानिक स्तर पर सरकार के उपाय किए जा रहे हैं, और सभी के स्तर पर आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं मौजूद है ना, आगे की राह में इन्हीं में सुधार करना है। क्या है, समिति का एक प्रॉपर आप गठन कीजिए, ताकि वह समिति निर्धारित कर सके ना कि कहां कहां पर चुनौतियां मजबूत मौजूद हैं, फिर हम उनको क्या करें, आगे उनका समाधान करेंगे। और फिर क्या है, दूसरी क्या है, सदस्यों की अपर्याप्त संख्या है इसमें, है ना। और आप बताएंगे कि उत्तरदायित्व का इसमें कोई अनुपालन नहीं किया जाता। फिर आप बताएंगे इस कानून को क्या है, अनौपचारिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है, उसमें बहुत कठिनाई होती है। बेसिकली ये लागू कहां पर होते हैं, औपचारिक क्षेत्रों में। कोई भी कानून सरकार के द्वारा जो लाए जा रहे हैं, वो मोस्टली औपचारिक क्षेत्रों में ही लागू होते हैं, और चुनौती के स्तर पर सभी कानूनों के क्रियान्वयन के स्तर पर यह समस्या सामना करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही साधारण सी होती हैं चुनौतियां, जिनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला क्या है, और इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा कहां कहां पर कर सकते हैं। देखो, जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाले टॉपिक में आप कर सकते हैं इसका, ऐसे में तो आप यूज कर ही सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, गुजरात के कच्छ के तट पर जो बिपरजॉय नामक चक्रवात आया। देखो, प्रयोग कहां पर करना है, प्रयोग आपका करना है जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कोई भी प्रश्न आता है। आप यूपीपीसीएस में मानकर चलिए, जीएस पेपर 1 में हर साल लगभग पूछा गया है चक्रवात से संबंधित। अब चक्रवात से संबंधित कोई प्रश्न है ना, तो आपको तुरंत डालना है गुजरात के कच्छ के तट पर जो अभी लेटेस्ट चक्रवात आया था। इसको न्यूज को बताते हुए बताएंगे, जिसके कारण भारी जान माल की हानि हुई है। तो फिर आप इस तरीके का इंट्रो शुरू करेंगे और यह फिगर बना देंगे। क्या है, भारत का एक फिगर बनाएंगे, और फिर उसमें दिखाएंगे बिपरजॉय की लोकेशन कहां पर है। और इस तरीके का फिगर बनाते हुए बस आप अपने इंट्रोडक्शन को बता देंगे, और बेहतर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और आप शुरुआत कर देंगे कि भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात की भौगोलिक स्थिति आप बताएंगे, क्या क्या होती हैं, कहां पर ये आते हैं। फिर आप बताएंगे इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्या तापमान चाहिए होता है। ये सारी चीजें बताते हुए फिर आप आगे बताएंगे क्या स्थिति रहती है इसमें, वर्षा कैसे होती है, कितने समय के लिए होती है। ये सब इसकी क्वालिटीज आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बताएंगे। इसी आधार पर आप चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। कोई करंट का अगर आपके पास वहां पर उदाहरण रहता है, तो उसको डाल दीजिएगा। फिर आप देखिए, समलैंगिकता वाला मुद्दा अगला दिया हुआ है। समलैंगिकता वाले मुद्दे पर जब आप लिखना होगा, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समलैंगिकता के मुद्दे पर डिबेट कहां पर होती है। डिबेट होती है नैतिकता के मुद्दे पर और समानता के मुद्दे पर। देखिए, समानता के मुद्दे पर वर्ग जो होता है, वह समलैंगिकता का समर्थन करता है, कहता है कि भाई समानता का अधिकार है, तो उसको यह अधिकार होना चाहिए, वह समलैंगिक रहे या ना रहे, है ना, ये उसका अधिकार है। फिर नैतिकता के आधार पर कहा जाता है कि यह अप्राकृतिक एक तरीके से संबंध होते हैं। तो अब अप्राकृतिक रूप से अगर मानते हैं जो वर्ग, तो नैतिकता के आधार पर इसको गलत ठहराएंगे। तो डिबेट यहीं पर हमेशा होगी। अब डिबेट यहां पर होगी, तो आप कहां पर जाएंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के साथ जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आता है, उसमें बोला गया है कि समलैंगिकता तो जो है आपकी, वो डीक्रिमिनलाइज है, मतलब इसको गैर अपराधी माना गया है, एक तरीके से कोई अपराध नहीं है समलैंगिक होना। तो इसी में क्या है, आपको माइकल सैंडल का स्टेटमेंट याद रखना है। यह बोलते हैं कि समलैंगिकता के मामले में सामाजिक या व्यक्तिगत नैतिकता के बजाय सभी के लिए समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो किसके साथ खड़े नजर आते हैं, समानता के साथ, और हमें भी यही खड़े नजर आना है। तो कभी भी कंक्लूड करना समलैंगिकता पर, आप पक्ष में तर्क देना, विपक्ष में तर्क देना। फिर जब कंक्लूड करना, तो आप सैंडल के स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करना कि समलैंगिकता के मामले में सामाजिक या व्यक्तिगत नैतिकता के बजाय सभी के लिए समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो देखो, अपने कंक्लूजन को आप कैसे बेहतर कर सकते हो औरों से। तो यहाँ वो सारे उपाय आपको बताए जाएंगे, चाहे इंट्रो के स्तर पर हो, चाहे मेन बॉडी के स्तर पर हो, चाहे कंक्लूजन के स्तर पर हो, कैसे आप वैल्यू एड करके अपने मैटर को, अपने आंसर को और बेहतरीन बना सकते हैं, है ना। देखो, परफेक्ट तो कोई आंसर नहीं होता है, लेकिन कम से कम अपने आंसर को और सुधारा तो जा सकता है ना, कुछ चीजें शामिल करके। वो सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको। एमएसपी के बारे में, एमएसपी के बारे में देखो, इसमें समस्याएं कहां कहां पर आती हैं। देखो, समस्याएं यहाँ पर खरीद केंद्रों की स्थापना पर आती है। यहाँ खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी देखी जाती है। जैसे देखो, एमएसपी आपको पीछे बहुत डिटेल से बताएगा कि एमएसपी क्या होता है। इकोनॉमी वाला जाइए, आप देखिए, वह बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बताया गया है। यहाँ क्या, यहाँ एक थोड़ा सा जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह से इन शॉर्ट सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर ही आपको डिटेल से वहां पर चर्चा की गई है कि खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी है ना। बिचौलियों द्वारा शोषण बहुत अधिक किया जाता है किसानों का, और किसानों में जागरूकता की कमी दिखाई देती है। परिवहन से लागत में बढ़त आती है, और प्रक्रिया इसकी अत्यंत जटिल है। इसलिए आप देखते हैं एमएसपी वगैरह में एक समस्या और देखो एक्स्ट्रा बताई जा रही है। यहाँ पर कुछ चीजें वो भी डिस्कस की गई थी वहां पर, कि एमएसपी का जो प्रयोग है बहुत सीमित क्या है, किसानों के द्वारा किया जाता है ना। और सीमित क्षेत्रों में देखिए इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत सीमित उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर ढंग से बताए गए हैं। कहाँ पर, इकोनॉमी वाले पोर्शन में जाओ, अच्छे से देखो, और यह
पोर्शन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि एमएसपी जैसी चीजें बहुत ही, ये समझिए जब यहाँ पर नोट डाउन की गई है ना चीजें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चर्चा में थी बहुत ज्यादा है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना वहां से। फिर आता है भोजन की उपलब्धता को लेकर के। भोजन की उपलब्धता और भूखमरी में वृद्धि। देखो ये द्वंद की स्थिति होती है। मान लीजिए आपके यहाँ उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, उसके साथ साथ भुखमरी भी बनी हुई है, तो भारत के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करो ना। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है ना। और हम गेहूं और मक्के जैसे, चावल जैसे उत्पादन में क्या है, अग्रणी राष्ट्रों के रूप में देखे जाते हैं ना। चाइना के बाद हमारा दूसरा स्थान आता है उत्पादन के मामले में, और फिर भी हम भुखमरी के मामले में हमारी रैंक क्या है, 107वीं रैंक है। ये तो आपको एकदम याद ही हो गया होगा ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 107वीं रैंक पर खड़े नजर आते हैं। तो यह द्वंद है, और इसी आधार पर बोला जाता है कि स्टेटमेंट भी चाहे तो, यह तो भारत के संदर्भ में हमने देख लिया। विश्व के स्तर पर आपको अगर लिखना हो, कभी एशिया वगैरह में लिख रहे हो, तो आप लिखिएगा यह कि आज भले ही हम 10 बिलियन लोगों को खिलाने की पर्याप्त भोजन उत्पादन करते हो, लेकिन आज भी हमारे यहाँ 800 मिलियन से ज्यादा लोग कैसे सोते हैं, भूखे सोते हैं। तो यह देखिए कितना द्वंद है हमारे यहाँ उत्पादन में और भुखमरी में। या क्यों है, इसके कारण भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। भोजन की भाई उपलब्धता इतनी ज्यादा, ये बताया गया था सारा का। उत्पादन के स्तर पर देखो, भले हम उत्पादन कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, एक तो कृषि हमारी कैसी है, जीवन निर्वाह कृषि है, तो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने प्रयोग के लिए ले लेते हैं ना उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरी समस्या आती है, जहां तक पहुंचाना है ना, वहां तक देखो एक तो परिवहन के स्तर पर समस्या है ना। वितरण के स्तर पर हम बताएंगे कि आपूर्ति श्रृंखला हमारी बेहतर नहीं है ना। फिर वहां पर परिवहन के स्तर पर समस्याएं बहुत सारी मौजूद हैं। और ये सारे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकल कर आएंगे, कौन से कारण है जिस कारण यह स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको अगर समझनी है ज्यादा बेहतर ढंग से, तो भुखमरी वाले चैप्टर में जाइए, वहां पर इकोनॉमी वाले, वहां समझ लीजिए जाकर इसको। यहाँ आपको वैल्यूएशन चीजें बताई जा रही है, कैसे आप वैल्यूएट कर सकते हैं जब भी इस पर आप प्रश्न लिखेंगे या अपना उत्तर लिखेंगे। फिर देखिए अगला आता है आपका प्रेषण पर। देखिए रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेमिटेंस के मामले में हमारा भारत जो है सर्वाधिक प्राप्त करता आपका प्रेषण वाला राष्ट्र है ना। विश्व में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रेषण किस राष्ट्र को प्राप्त होता है, तो उसको भारत को ही प्राप्त होता है। तो इसमें रिपोर्ट कौन सी है, विश्व बैंक की आपकी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट याद रखना है, क्योंकि यह रिपोर्ट ही आपको कोट करनी है, और रिपोर्ट जब कोट करोगे ना, उसके बाद आपका आंसर और आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बोला जाता है कि भारत में रिकॉर्ड $100 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है ना। आप समझो इसको यहाँ पर, इसको इसका मतलब क्या है, देखो रेमिटेंस जो प्राप्त होता है, अगर आप रेमिटेंस से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके महत्व को लेकर पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत को हो सकता है सीधा यही इस प्रश्न बना दिया है, या रेमिटेंस को लेकर भारत की क्या भूमिका है, भारत क्या महत्व पड़ता है इसका। तो देखो यहाँ पर महत्व भी बेहतरीन ढंग से बताया गया है। क्या है महत्व, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ती है ना, जनसंख्या सॉरी हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, हम जानते हैं हम 2023 में सबसे शीर्ष पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस समय। अब जनसंख्या पर क्या है, सबसे बड़ा बड़ा एक तरीके से बोझ किस चीज का है, बोझ है कि कैसे रोजगार के अवसरों का यहाँ पर सृजन बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या है, लोगों को जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जॉब क्रिएशन के लिए यहाँ पर बोझ बढ़ेगा। इसके साथ साथ यदि यहाँ से शिफ्ट होता है कहीं बाहर, है ना, बाहर यदि शिफ्ट करते हैं यहाँ से लोग, तो क्या करेंगे, वहां भी रोजगार के ही एक तरीके से अवसर है ना उनके लिए। और वहां से पैसा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भार कम होगा कि नहीं होगा। तो आप समझने की कोशिश किया करिए किस तरीके से भार कम हो रहा है। फिर आप बताएंगे एफडीआई के बाद दूसरा बड़ा आय का स्रोत है ना। एक तो निवेश हमारे यहाँ एफडीआई के रूप में आता है, दूसरा यह भी एक आय का बड़ा स्रोत है। भले यह निवेश के रूप में नहीं आता है, लेकिन कम से कम यह प्राप्त जो धन होता है इसका, यहाँ के परिवार में जो उसके सदस्य के लोग हैं वो इसका उपभोग करते हैं, उपभोग करके आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं ना। जब बढ़ाएंगे तो उत्पादन होगा कि नहीं होगा, आगे वृद्धि होगी। तो ये देखिए इस तरीके से भी इसके महत्व को समझने की कोशिश किया करिए। फिर आप बताइए घरेलू आय बढ़ती है इससे, तो जीवन स्तर में सुधार होता है उन लोगों की जिन्हें यह प्राप्त होता है। फिर आर्थिक मंदी में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। जैसे कोविड के दौरान क्या हुआ था, यहाँ तो रोज आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी, लेकिन जिन राष्ट्रों में, जिन मान लीजिए राष्ट्रों में हमारे यहाँ के लोग मौजूद थे और वो रेमिटेंस के माध्यम से पैसा भेज रहे थे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को एक मेंटेन करके रखा हुआ था इन्होंने इसके माध्यम से। फिर आप बताएंगे जीडीपी में वृद्धि में भी बड़ा योगदान रखते हैं। इसका एक उदाहरण बहुत सही है, नेपाल की केस स्टडी लीजिएगा। नेपाल की जीडीपी में जानते हैं 1/4 हिस्सा लगभग, मतलब 23% जो है वो आपका क्या है, रेमिटेंस की ही हिस्सेदारी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं रेमिटेंस के महत्व को। अब महत्व बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और भारत में $100 बिलियन का रेमिटेंस अगर प्राप्त हो रहा है तो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, यह बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। और विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और अच्छे से समझ में आ गई। प्रीलिम्स के टाइम पे आप ये देखिए ये पढ़ते होंगे, लेकिन इसका मेंस में इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, यह आप नहीं समझने की कोशिश करते होंगे। लेकिन यहाँ से शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है अपने मेंस के पेपर में। फिर देखो जब भी आपको प्रेशर पर यदि लिखने का मौका मिले तो यह फिगर जरूर बनाना। कैसे, बहुत स्पीड में पहले फिगर बनाना, है ना। जैसे देखिए विश्व का फिगर देखिए कितनी स्पीड में बनाया जाता है। आप इस तरीके से विश्व का फिगर बनाते हुए फिर आप ज्यादा नहीं समय लेना है, 5 से 8-10 सेकंड में आपको फिगर बना देना चाहिए। अब इतना आपको बना देना है। फिर आपको देखिए भारत जरूर बनाना है। भारत से आप बताएंगे जो अरब क्षेत्र है ना,
अरब क्षेत्र में क्या है आपका अकुशल जितना कारीगर है ना, ये सारा का सारा अकुशल जो कारीगर है वो सारा कहाँ जाता है आपका अरब क्षेत्र में जाता है। फिर आपको यहाँ से ही इंडिकेट करना है अमेरिका के क्षेत्रों में। तो अमेरिका के क्षेत्र में जितना स्किल्ड लेबर है ना आपका, वो सारा अमेरिका के क्षेत्रों में, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह के क्षेत्र में आपका कहाँ दिखाई देता है, जितना भी आपका स्किल लेबर है वो सारा यहीं पर दिखाई देता है। फिर और दूसरा कहाँ पर दिखाई देता है स्किल लेबर, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में। तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में भी आपका स्किल लेबर दिखाई देगा भारतीय। और अनस्किल्ड जितना कहाँ पर जाता है, वो आपका जानते हैं कहाँ पर, मजदूर वर्ग कितना है, मजदूर क्लास, वो सारा अरब अरब क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। तो इन क्षेत्रों से क्या है, पर्याप्त मात्रा में आपका क्या मिलता है, रेमिटेंस प्राप्त होता है। तो हमने सारे वह बता दिए, टॉप 3 वगैरह बता दिए जहां से हमें पर्याप्त मात्रा में रेमिटेंस की प्राप्ति होती है। तो यह फिगर के माध्यम से आप स्पष्ट तरीके से बना सकते हैं, और जहां मौका मिले वहां फिगर बनाने की कोशिश किया करिए। देखिए अगला जो है आपका टॉपिक वह है इतिहास से संबंधित। देखो कैसे इतिहास में भी आप कैसे करंट की कोई न्यूज का प्रयोग कर सकते हो, यह भी देखो यहाँ बताया जाएगा कैसे। अभी क्या है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से आपको मध्य पाषाणकालीन पेंटिंग मिली हुई है। और ये पेंटिंग महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, पेंटिंग तो बहुत सारी मिलती है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा जोतते हुए दिखाया गया है। आप देखो यहाँ समझना, आपके स्टैटिक पोर्शन अच्छा होगा तो आप इसको यूज कर सकेंगे। कैसे, नवपाषाण काल में क्या है, कृषि की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कृषि की शुरुआत आपकी मानी जाती है नवपाषाण काल से। अब नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन अभी जो दक्षिण दक्षिण भारत में जो पेंटिंग मिल रही है वो मध्य पाषाण कालीन है, और इसमें जमीन जोतता हुआ एक किसान दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दक्षिण भारत में आपके मध्य पाषाण काल से ही क्या देखा जा रहा है, कृषि के साक्ष्य मिल गए। तो एक तरीके से यह जो आपकी अभी तक मान्यता थी, इसको एक तरीके से यह चोट पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है ना, इसके विरोधी है कि नहीं है। तो इस कारण से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पेंटिंग। तो आप प्रयोग कर सकते हैं इसका आपने आंसर में इंट्रोडक्शन के रूप में, है ना। जब भी आप नवपाषाण कालीन विशेषताओं के बारे में लिखिएगा, जब भी प्रश्न पूछा जाता है कृषि के उपयोग पर, यदि प्रश्न पूछा जा रहा है, कृषि के प्रारंभ पर कोई प्रश्न आ रहा है ना, प्राचीन भारत के इतिहास में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरीके का फैक्ट आपको शामिल करने की एक गुंजाइश रहेगी। और यह जानकारी होगी तभी आप शामिल कर पाओगे, कनेक्ट करके जब आप चीजों से पढ़ोगे। यहाँ आपने नवपाषाण काल से कनेक्ट करके चीजों को नहीं देखा होता तो आप शायद इसको समझ नहीं पाते कि यह फैक्ट किस रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला अगला आता है भारत अमेरिका के संदर्भ में। देखो अमेरिका में अभी भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इनके द्वारा अमेरिकी दौरा किया गया था। तो यह अमेरिका भारत अमेरिका पर आपको आईआर में पॉलिटी के जो सेकंड पेपर है ना, पॉलिटी एंड आईआर का सेक्शन, वहां पर भारत अमेरिका संबंध को लेकर आपसे देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी बताई जाएंगी भारत अमेरिका के संदर्भ में, जिनको आप अच्छे से यूज करिएगा। यहाँ देखो जब भी भारत अमेरिका पर लिखना है, आपको साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी इस रूप में दिखाना है, और ताकि बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित हो सके, है ना। ये सारे शब्द आपको डालने हैं, कौन से, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, ये शब्द आपके भारी भारी शब्द आपके दिखाई देने चाहिए आपके आंसर में। और बेहतर द्विपक्षीय संबंध तो स्थापित करने ही करने हैं। लेकिन अभी देखो आगे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आप मतलब स्टेटमेंट्स हैं प्रधानमंत्री के, वो डाल सकते हो, है ना, और कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकते हो, ये सब बताया जाएगा आपको। देखो जब आपको ग्लेशियर के पिघलने की घटना बताई गई थी, तो वहां पर आप चाहें तो इसको भी कोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। क्या, प्राकृतिक संचार जो आपकी नेचर कम्युनिकेशन मैगजीन है ना, इसमें बताया गया था कि आर्कटिक महासागर है ना, उसमें वर्ष 2030 तक बर्फ मुक्त होने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि ग्लेशियर पिघलने की दर इतनी तेज है कि आर्कटिक महासागर में 2030 तक वह बर्फ मुक्त हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ग्लेशियर पिघलने के ये गंभीर परिणाम के रूप में आप यहाँ पर बता सकते हैं। जब भी जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोई भी प्रश्न या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई प्रश्न लिखोगे ना, तो यह आप बता सकते हो कितनी भयावह स्थिति है। इसलिए इसको क्या, क्लाइमेट चेंज को रोकने की जरूरत है ना, प्रकृति के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इसी सब के बारे में आप बेहतर ढंग से आप तभी आप लिख पाओगे जब आपको कोई भी करंट की न्यूज आपको पता होगी, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसी घटना, कोई चिंता व्यक्त की जा रही होगी किसी मुद्दे पर, और ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तब आप अच्छे से अपने आंसर को कंक्लूड कर पाओगे। फिर देखो हीट वेव्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीछे आपको देखो पहले पार्ट में आईएमडी के अनुसार उसकी परिभाषा बताई गई थी, बताया गया था ना, अगर 45 डिग्री से टेम्परेचर अधिक होता है ना, हो जाता है, या फिर उसका जो औसत तापमान है उससे औसत तापमान से 4.5 डिग्री लगातार देखा जा रहा है कि ऊपर रह रहा है, तो वहां हीट वेव्स की कंडीशन बन रही है। तो हीट वेव्स बहुत चर्चा में है। तो हमने हीट वेव्स के पीछे कारण वगैरह भी समझ लिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखिए, यहाँ से भूगोल के पार्ट में जो पेपर आपके 6 है वहां पर भी पूछा जा सकता है हीट वेव संबंधित। तो वहां आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में जो है, बलिया जिला है जो आपका, वहां सर्वाधिक मौतें हुई इसके कारण, है ना। तो उसके आप कारण के स्तर पर जाओगे तो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों होते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो मानव जनित पर ज्यादा है ना। कैसे, आप बताओगे, खराब बुनियादी ढांचा है जिसके कारण मूलभूत आवश्यकताएं और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसलिए मानव पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। दूसरी तीसरी बात की जाती है, देखो जब हीट वेव्स की स्थिति रहेगी तो वाष्पीकरण की दर बहुत तेज होगी, साथ ही साथ दूषित जल और ठंडे जल की उपलब्धता नहीं होगी।
जब ठंडे जल की उपलब्धता उस क्षेत्रों में नहीं होगी तो वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां के लोगों की मृत्यु होगी। तो बलिया के क्षेत्र में यह देखा भी गया, और गरीबी और बदतर जीवन स्तर हो जाएगा वहां के लोगों का। देखो अब एक बात बताइए, हीट वेव्स का जो नकारात्मक प्रभाव है क्या अमीर वर्ग पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इससे प्रभावित कौन होगा? गरीब वर्ग ही होगा, है ना। उसकी स्थिति और बदतर हो जाएगी, और जागरूकता की कमी लोगों के बीच रहती है यहाँ पर, है ना, हीट वेव्स को लेकर के। और यह भी एक बड़ा कारण देखा जाता है जिसके कारण बड़े स्तर पर क्या है, यहाँ मौतें देखी गई। कहाँ? बलिया जिले में। तो इस कारण ये बहुत चर्चा में रही हीट वेव्स। अब देखो, अब आगे समझते हैं। अगला है यूएस की फेडरल बैंक को लेकर के। देखो यहाँ अब इसका प्रयोग कहां पर करना है, प्रयोग देखो आपको करना है, आप बहुत ध्यान से समझते हैं। पेपर 1 में जब वैश्वीकरण के बारे में पूछा जाता है और वैश्वीकरण के प्रभावों पर आता है, तो बोला जाता है इसके आर्थिक प्रभाव। जब आप लिखते हैं आर्थिक प्रभावों वाले एंगल पर आप डालते हैं ना कि वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, दूसरे देशों की जो नीतियां हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, हमने डाल दिया, है ना, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकती हैं, है ना। तो इसके बारे में जब हम नकारात्मक प्रभाव के स्तर पर लिखेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर यह एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जा सकता है यूएस के फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक ने क्या हुआ है, अभी ब्याज दर जब बढ़ाई है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें पूंजी प्रवाह क्या हुआ, पूंजी प्रवाह जो होगा अब भारत से किस ओर होगा, यूएस की ओर होगा, है ना। लोग अपनी पूंजी खींचने लगेंगे जैसे ही ब्याज दर में वहां पर वृद्धि होगी। देखो ब्याज दर बढ़ाने से क्या होगा, वहां का लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, है ना। लोन जब महंगा हो जाएगा तो लोन वहां से नहीं उठाएंगे लोग, अपना पैसा कहां से खींच लेंगे, भारत की बाजारों से खींच लेंगे। इस कारण से पूंजी प्रवाह किधर होगा, यूएस की ओर होने लगेगा, और भारतीय रुपए का क्या होगा, अवमूल्यन हो जाएगा। और अवमूल्यन के साथ साथ आयात भी आपका महंगा हो जाएगा। देखो घरेलू जो उधार लागत है उसमें वृद्धि देखी जाएगी, और विदेशी ऋण आपका महंगा हो जाएगा। ये सारे प्रभाव देखो कनेक्ट है किससे, ब्याज दर में वृद्धि से। और यह ब्याज दर में वृद्धि देखिए कौन कौन सी चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी कर सकती है, और यह नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है वैश्वीकरण के। देखो भले ही सकारात्मक प्रभाव बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव जब आप लिखते हो ना आर्थिक क्षेत्र में, तो यह देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अभी क्या हुआ है, करंट में यूएस फेडरल बैंक के द्वारा वहां की ब्याज दर में वृद्धि की गई है। तो इस तरीके का करंट को एग्जाम्पल देकर आप बताया करिए तो ज्यादा अच्छा आपका आंसर हो जाता है। फिर देखो जब भी आप लैंगिक भेदभाव पर लिखेंगे, है ना, लैंगिक अंतराल पर लिखेंगे, या एक तरीके से जब भी पेपर 1 में या पेपर 3 में कहीं पर भी आपको अगर यूज करना है तो लैंगिक भेदभाव संबंधित, महिला संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो वहां पर आप कोशिश किया करिए, कोई रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपके पास है तो उसके बारे में कोट किया करिए। देखो आपको यह जब सोसाइटी वाला कराया गया था तो वहां पर भी बताया गया था कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक वार्षिक जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है यह आती है। इसके अनुसार क्या है, 2023 के अनुसार भारत की जो रैंक है उसमें 8 स्थान का सुधार हुआ है और 137वीं रैंक रही है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए 135वीं रैंक थी, है ना। भले ही 8 का सुधार हुआ लेकिन अभी भी क्या रैंक बेहतर है, नहीं है, यानी कि अभी भी रैंक कैसी है, चिंताजनक है। तो बता देना है कि महिलाओं की स्थिति के संबंधी रैंक अभी भी चिंताजनक है। भले सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी प्रयास का स्तर उस लेवल पर नहीं हुआ है कि अभी बोला जाए कि संतोषजनक स्थिति है। अब उसके कारणों के स्तर पर जाएंगे तो कारणों के स्तर पर तो बहुत सारे कारण आपको समझ में आते हैं कि लैंगिक जो भेदभाव मौजूद है, महिलाओं की दयनीय स्थिति है, इसके कारण आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप जाइए सोसाइटी के पेपर में देखिए, वहां पर कारण सारे स्पष्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बताया जाता है कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर शामिल किए जाते हैं। देखो शिक्षा का पैरामीटर है, स्वास्थ्य का पैरामीटर है आपका, और आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 एंगल आपके शामिल किए जाते हैं। कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण। देखो शिक्षा में आप जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर के क्या है आपका इनरोलमेंट रेशियो, उच्च शिक्षा को लेकर क्या है, महिलाओं का गिरता है, बहुत कम होता है। तो एक तो आप देखिए यह एक चिंता आपको साफ दिखाई देती है। स्वास्थ्य के स्तर पर आप बता सकते हैं एमएमआर जो है, और महिलाओं की जो एक तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं नहीं उपलब्ध हो पाती उनके पास तक, है ना, ये सारी चीजें है ना, एनीमिया का बढ़ता स्तर, ये सारी चुनौतियां हैं स्वास्थ्य के स्तर पर। फिर आप आर्थिक भागीदारी के स्तर पर बताएंगे तो केयर इकोनॉमी की चर्चा काफी ज्यादा होती है। कहने का मतलब है अवैतनिक, अगर उनके घरेलू कार्य को वैतनिक बनाने की कोशिश कर दी जाए तो उसमें क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है। समझना है केयर इकोनॉमी को, जाओ इकोनॉमी वाले पोर्शन पे जाइए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, वहां पर सोसाइटी में जाइए वहां भी समझ में आ जाएगा। फिर राजनीतिक सशक्तिकरण का एक चौथा मापदंड बनाया जाता है इसमें। उसमें क्या है, राजनीतिक रूप से क्या है, डिसीजन मेकिंग में आएंगी महिलाएं। लेकिन क्या भारत में महिला आरक्षण पर जो बिल है वो अभी तक पारित हो पाया है, नहीं पारित हो पाया है। तो ये सारे आयाम आपको दिखते हैं। इस कारण से भारत में जो है, भारत की जो स्थिति है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को लेकर अत्यंत बुरी नजर आती है ना। ये सारे के सारे देखो आपको डायमेंशंस भी क्लियर हो गए, इन डायमेंशंस पर भारत की स्थिति क्या है अब लिखने को आएगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप सोचकर लिख पाएंगे इसके बारे में। अब देखो अमेरिका के बारे में पीछे आपको बताया गया था कि अभी अमेरिकी दौरे पर गए हमारे प्रधानमंत्री, तो इस कारण से क्या होता है, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो 2 टिप्पणियां हैं इसमें जो मुझे दूसरी वाली टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण लगती है ना, बहुत बेहतरीन है। इसके साथ में अगर आप भारत अमेरिका के संबंधों को लिखना शुरू करेंगे तो इसके साथ में लिखिएगा, या इसको कंक्लूजन के रूप में यूज करिएगा, ये और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। क्या? प्रधानमंत्री द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि एक साथ हम दुनिया को बेहतर भविष्य देंगे और भविष्य को बेहतर दुनिया, है ना।
क्या बेहतरीन राइमिंग है यहाँ पर कि हम दुनिया को क्या करेंगे, बेहतर भविष्य देंगे और भविष्य को बेहतर दुनिया। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर्स में। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो आता है वो लोकतंत्र को लेकर आता है। लोकतंत्र के बारे में बोला गया, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे पवित्र और साझा मूल्यों में से एक है और लोकतांत्रिक भावना आपकी विकास, लोकतांत्रिक भावना के विकास में भारत क्या है, लोकतंत्र की जननी है ना। ये दोनों स्टेटमेंट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लोकतंत्र संबंधी कोई प्रश्न लिखना है वहां पर भी आप लिख सकते हैं, भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर के। तब आप शुरू करना है तो इस स्टेटमेंट के साथ शुरू करिएगा, और भारत अमेरिका के संबंधों पर लिखना है, कंक्लूड करना है तो इसके साथ बेहतरीन कंक्लूजन दे सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं जिसके आधार पर अपने आंसर को वैल्यू एडिशन रूप में यह मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तो बेहतरीन कंटेंट है, इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा इस वीडियो को, ताकि बार बार देखने पर ही आपके माइंड में परमानेंट यह सेट हो जाना चाहिए। और कहाँ तक सेट रहना चाहिए, एग्जाम तक सेट रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े, सीधे आप देखते ही आपको याद आ जाए तुरंत। फिर देखिए अगला जो आपका दिया हुआ है वह है साधन और साध्य से रिलेटेड। देखो साधन साध्य पर क्या है, गांधी जी द्वारा क्या बोला जाता था, गांधी जी द्वारा सदैव साधन की पवित्रता पर बात की जाती थी, है ना। गांधी जी बोलते थे कि साधन सदैव पवित्र होना चाहिए, है ना। और वहीं कार्ल मार्क्स इसके विपरीत बोलते थे कि साधन पवित्र नहीं होना चाहिए, साध्य पवित्र होना चाहिए। देखो हमें कहां पर जाना है, हमें जो है गांधी जी के स्टेटमेंट के साथ इनका समर्थन करना है ना। अब गांधी जी का स्टेटमेंट समर्थन तो करना है, इसके साथ में यदि हमें कोई स्टेटमेंट लिखना है तो गांधी की प्रासंगिकता पर प्रश्न पूछा गया है लगातार, और गांधी की प्रासंगिकता पर प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान समय में कुछ बता दीजिए कि चुनौतियां हैं जिनको अगर गांधी जी की इन बातों को, कौन सी, साधन की पवित्रता जैसे सिद्धांत को यदि लागू किया जाए तो यह जो चुनौतियां हमारे वैश्विक परिदृश्य में मौजूद नजर आती है ना, भू राजनीतिक स्तर पर यह समस्याएं खत्म हो सकती हैं। उसके एग्जाम्पल देखो दो आपको बेहतरीन बताए जा रहे हैं जहां साधन को अपवित्र रखते हुए काम किया गया और उसका देखिए आगे नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे पहला आपका वैगनर समूह द्वारा, आपने घटना पढ़ी होगी जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उसमें वैगनर समूह के द्वारा क्या किया गया, रूस के विरुद्ध भी इनका विद्रोह कर दिया गया था। वैगनर समूह किसने बनाया था, रूस ने बनाया था। किसके लिए बनाया था, यूक्रेन युद्ध से निपटने के लिए बनाया था। आगे चलकर होता क्या है, आगे चलकर वह रूस के विरुद्ध ही खड़ा हो जाता है। फिर देखो तालिबान वाला, तालिबान के बारे में आप बता दीजिएगा कि देखो एक तो अफगानिस्तान के विरुद्ध, दूसरा अमेरिका के विरुद्ध भी उसने विद्रोह कर दिया, जबकि तालिबान खड़ा किसने किया था, अमेरिका ने खड़ा किया था। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपके पास हैं जब साधन की पवित्रता पर बल नहीं दिया गया और वह आपके लिए क्या है, नकारात्मक परिणाम देकर जाते हैं। तो अगला देखिए, अगला जो है देखो भारत अमेरिका के संबंधों पर जब भी आप लिखेंगे तो आपको देखो दो जो स्टेटमेंट दिए गए प्रधानमंत्री के द्वारा उनको यूज करना है किसी भी तरीके से। फिर आपको रक्षा क्षेत्र में जब आप सहयोग के स्तर पर लिखेंगे तो आप पीछे जो रक्षा क्षेत्र के सहयोग आप देखते चले आ रहे हैं वो तो आप डालेंगे ही डालेंगे, अभी करंट के कोई समझौता अगर हुआ है उसको भी आप डालने की कोशिश करिएगा। जैसे सी गार्जियन और स्काई गार्जियन, दो क्या है, ये मानव रहित हवाई यान है, ड्रोन्स है, यानी कि जिनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, भारत के द्वारा किया जाएगा। स्काई गार्जियन है तो आप समझ रहे होंगे भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र है ना उसमें प्रयोग किया जाएगा इसका। दूसरा है आपका सी गार्जियन, सी से आप समझ रहे होंगे कहां पर, भारत की एक लंबी तटरेखा है तो इसकी सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसको लेकर के जो समझौता किया गया है ये समुद्री क्षेत्र में क्या करेगा, यह समुद्री क्षेत्र में जो भारतीय खुफिया निगरानी तंत्र है ना इसको और सशक्त बनाएगा। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे भारत अमेरिका के संदर्भ में इस न्यूज का प्रयोग कैसे करना है। यदि रक्षा क्षेत्र पर कोई प्रश्न ही आता है ना, तो रक्षा क्षेत्र पर इस तरीके का इंट्रोडक्शन बताते हुए आप आंसर को शुरू करिएगा, है ना। अमेरिकी दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पर ये समझौते कुछ हुए थे भारत और अमेरिका के बीच। फिर देखो अगला जो है आपका वो मुद्रास्फीति को लेकर है। देखो मुद्रास्फीति को लेकर इस बार प्रश्न बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे खाद्य पदार्थों में लगातार क्या है, मुद्रास्फीति की समस्या देखी जा रही है अलग अलग उत्पादों पर। देखो मुद्रास्फीति को वैसे तो आप देखिए महंगाई से अलग होता है, लेकिन समझने के स्तर पर आप इसको महंगाई के रूप में समझने की कोशिश करिए तो बेहतर ढंग से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए मुद्रास्फीति किस तरीके से हो सकती है, तीन बेस पर हो सकती है ना, तीन आधार पर मुद्रास्फीति देखी जाती है। एक तो यह आपूर्ति प्रेरित हो सकती है, या मांग प्रेरित हो सकती है, या लागत प्रेरित हो सकती है। देखो डिमांड सप्लाई के बेस पर पहले समझने की कोशिश किया करिए, डिमांड सप्लाई भी अगर बेहतर है दोनों तो तीसरा एक हो सकता है भाई लागत प्रेरित हो सकती है वह। अब लागत प्रेरित, अब तीनों स्तर पर जब इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा ना तो सरकार के द्वारा पॉलिसी भी कहां बनाई जाएगी, इन्हों तीनों स्तरों पर ही बनाई जाएगी। जैसे पहले आपूर्ति प्रेरित अगर मुद्रास्फीति होगी, यहाँ पर सरकार कोशिश करेगी क्या है, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगी, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगी। उत्पादन कहाँ बढ़ाएगी, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पर सरकार के व्यय में वृद्धि होगी, सरकार व्यय बढ़ाएगी, व्यय के माध्यम से उत्पादन बढ़ाएगी और आपूर्ति को बेहतर करेगी। इस तरीके से वह पहला स्टेप उठाएगी कंट्रोल करने के लिए, किसको, मुद्रास्फीति को। एक तो यह हो गया। दूसरा, मान लीजिए सरकार देख रही कि यार मांग आधारित है मुद्रास्फीति, है ना, मांग बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आरबीआई एक्टिव हो जाएगी। आरबीआई क्या करेगी, ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगी, है ना, एक तरीके से ऋण महंगे कर देगी आरबीआई। अब जैसे ही आरबीआई ऋण महंगे करती है तो बाजार से क्या होगा, मुद्रा का प्रवाह बहुत सीमित हो जाएगा। मुद्रा का प्रवाह सीमित होते ही होगा क्या, लोग क्या करेंगे, ऋण जब लोन जब महंगे हो जाएंगे, महंगे होने से लोगों के पास पैसा कम होगा और मांग घट जाएगी ऑटोमेटिक। मांग घटते ही क्या होगा, मांग घटते ही मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी।
तीसरी है जो लागत प्रेरित। मान लीजिए मांग भी ठीक है, आपूर्ति भी बैलेंस है। फिर अगर लागत प्रेरित है तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, यहाँ कोशिश करेगी सरकार कच्चा माल थोड़ा सा सस्ता मुहैया कराया जाए। मान लीजिए विनिर्माण क्षेत्र में लागत प्रेरित आपकी मुद्रास्फीति बनी हुई है, तो यहाँ सरकार कहेगी भाई इसको कच्चा माल उपलब्ध कराओ थोड़ा सस्ता, और परिवहन के स्तर पर और कच्चे माल के स्तर पर सब्सिडी वगैरह देने की कोशिश करेगी, जिससे लागत थोड़ी सी कम होगी। लागत कम होगी तो उत्पाद सस्ता होगा, उत्पाद सस्ता होते ही क्या होगा, मुद्रास्फीति की समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब मुद्रास्फीति का बहुत कठिन है, मुद्रास्फीति को महंगाई से समझ लिया करो ना, एक एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए टमाटर के क्षेत्र में महंगाई है, तो भैया आपूर्ति के स्तर पर अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उत्पादन बढ़ाने पर सरकार कोशिश करेगी। उत्पादन, मान लीजिए टमाटर की मांग ही नहीं, मांग प्रेरित मतलब मांग बहुत ज्यादा हो गई है ना, मांग ज्यादा है तो लोगों के पास नहीं कि पैसा बढ़ा हुआ है, अब क्या है, पैसे को खींचना है, मार्केट से संग करना है पैसे को, तो इसको लेकर आरबीआई एक्टिव होगी। तीसरी लागत प्रेरित है, मान लीजिए टमाटर में क्या है, जब उत्पादन किया जा रहा है इसमें लागत बहुत अधिक आ रही है, तो इसके लिए क्या है, बेसिकली जो खेत के स्तर पर, जो आप उत्पादन के स्तर पर उर्वरक वगैरह इनका प्रयोग करते हो, यहाँ सब्सिडी देगी सरकार, कोशिश करेगी। लागत परिवहन के स्तर पर चीजें कोशिश करेगी सुधार करने की, तो यहाँ सुधार करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे आप देखिए मुद्रास्फीति पर जब भी आएगा तो बेहतर ढंग से आप लिख पाएंगे आगे। अब देखो, एक लालच मुद्रास्फीति जैसे टर्म्स हुई काफी चर्चा में रही है। लालच मुद्रास्फीति क्या है, जब कीमतों को जानबूझकर बढ़ाकर दिखाया जाता है ना, लाभ अधिक से अधिक कमाने हेतु मुद्रास्फीति को दिखाना, ये चीजें होती हैं आपकी लालच मुद्रास्फीति। ये चर्चा में रहता है इसलिए थोड़ा सा टर्म क्लियर कर दिया, बाकी यहाँ से कोई सीधा प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न आपका देखिए, खाद्य उत्पाद को लेकर लगातार देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर ही सुधार के स्तर पर जब आपको लिखना है, अब बेहतरीन ढंग से आप सुधार के स्तर पर लिख पाएंगे, है ना। जब आपके फ्रेमवर्क दिमाग में होगा ना तो आप बेहतर सुधार वर्क लिख पाएंगे यहाँ पर। और भारत देखिए यहाँ पर क्या है ना, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इसके बारे में यह लिखना है कि भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के लगातार इसके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, इस फाउंडेशन के द्वारा। बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, जब भी आप सुधार के स्तर पर लिखेंगे तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध में भारत किस रूप में यहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी करता है, यहाँ पर है ना, सॉफ्ट पावर के रूप में यहाँ पर अपने आप को स्थापित करता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ लगातार प्रयास करता है अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ। अभी G20 में आपको पता है अफ्रीकी यूनियन को 21वां सदस्य बनाया गया है ना, इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका रही है। तो अफ्रीका पर यहाँ पर हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए, लेकिन अफ्रीका के बारे में जब भी आपसे सवाल आएगा तो यही बताना है आपको किस तरीके से सॉफ्ट पावर के रूप में वहां पर अपनी एक तरीके से डिप्लोमेसी स्थापित करता है। क्योंकि भाई हमारे पास क्या है, वित्त की वैसे भी अनुपलब्धता है, इतना ज्यादा वित्त उपलब्ध है नहीं, तो यही है हमारे पास जो मौजूद है, उसी के कारण हम भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए जो दिया हुआ है वह है आपका क्राउड सोर्स डेटा पर। देखो कभी भी आपको बताया गया है कि कभी भी आप कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा के सुधार संबंधी या प्राकृतिक आपदा पर मतलब सरकार के प्रयास के स्तर पर जब भी लिखा करिए कुछ भी, तो आप बताया करिए कि कोई अगर बेहतरीन केस स्टडी है आपके पास किसी राज्य की, तो उस केस स्टडी को आप प्रयोग कर सकते हैं जब भी किसी भी राष्ट्र में या किसी भी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई है ना। उसमें अगर आपको समाधान के स्तर पर लिखना है तो उस राज्य की केस स्टडी उठा लिया करिए। इसी में आप मुंबई की केस स्टडी को उठा सकते हैं, क्राउड सोर्स डाटा की। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है ना, इनकी पहचान की गई पहले, और इस पहचान में यहाँ पर स्थानीय समुदायों की और तकनीक की मदद ली गई, और इस तकनीक की मदद से स्थानीय समुदायों के की मदद से क्या किया गया, जो डेटा कलेक्ट किया गया ना, उसके माध्यम से वहां बेहतर रणनीति अपनाई गई, और रणनीति अपना करके वहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में समाधान के स्तर पर बहुत सफलता अर्जित की गई बड़े पैमाने पर। तो अब इस जब देखा गया कि यार यह क्राउड सोर्सिंग डेटा जो है काम करता है, जब आपकी नीतियां पॉलिसी मेकिंग करनी होती है उस क्षेत्र में, तो इस डेटा का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यही चीजें आप लागू कर सकते हैं कहां पर, जहां जहां पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, वहां के स्थानीय समुदायों और तकनीक की मदद से इस प्रकार कर सकते हैं क्राउड सोर्स डेटा पर। तो आपके पास क्राउड सोर्स डेटा आ गया, और किस राज्य का, आपका मुंबई राज्य में इसका प्रयोग किया गया है, ये सारी बातें आप बताएंगे। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट पर आप जब भी लिखिएगा पेपर 3 में बाढ़ संबंधी आएगा, समाधान के स्तर पर इसको डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, बढ़िया आपके पास एक केस स्टडी हो गई कि नहीं हो गई। तो बस इसी तरीके से यूज की जाती है, कभी भी न्यूज यूज की जाती है। फिर आप बताएंगे कि भारत के जो हर घर जल है ना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप जानते हैं हर घर जल पहल जो है सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह था कि 2024 तक हम 100% तक क्या है, सभी को जल मुहैया कराएंगे, है ना, हर घर तक जल पहुंचाएंगे। लेकिन अभी देखो सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में यह दिखा रही है कि हमने अभी 64% तक क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्ध करा दिया है। देखो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कोई सरकार की योजना है जो अत्यंत व्यापक स्तर पर सफलता दिखाती है ना, तो उसको आप जरूर कोशिश किया करिएगा कि उसको आप कभी भी आप जल संकट पर या जल संरक्षण पर जब भी लिखने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें यह चीज जरूर डालिएगा। क्या भारत का जो हर घर जल मिशन है ना, इसके माध्यम से 64% घरों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्ध करा दिया गया है। तो बात आती है कि भाई आखिरी उपलब्धि के रूप में दिखा क्यों रही इतना, क्योंकि सरकार बताती है कि जब हमने शुरू किया था 2019 में, तब मात्र कितने 16% मात्र ग्रामीण जनसंख्या थी जिसके पास
जल उपलब्ध था, तो 16 से हमने 4 गुना कर दिया है ना, 64% पहुंचा दिया है। अब सरकार का लक्ष्य 2024 तक कितना है, 100% का। हालांकि थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी सरकार काफी हद तक सफल रही है। इसलिए इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस हर घर जल जो पहल है, इसको आपको जरूर कोट करना है, क्योंकि आपके पास अब डेटा भी हो गया, बेहतरीन डेटा हो गया, ऑथेंटिक डेटा है ना, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन यह डेटा दिया गया है। अब आपको बताना है संघाई जो सहयोग संगठन है ना, इसके बारे में क्यों आपको बताना है, क्योंकि अभी संघाई सहयोग संगठन की भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता की गई है। और देखो यूपीएससी ने अपने पेपर 2 में एससीओ के बारे में पूछ भी लिया है। और यह अगर आपके पास बेहतरीन इंट्रोडक्शन इस तरीके से आप दिया होगा, शुरू किया होगा, तो ऐसे ही शुरू करना है। फिर आप प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, यह स्टेटमेंट बताते हुए भी आप शुरू कर सकते हैं। कैसे? एक बहुप्रतिनिधित्व, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है ना, बहुप्रतिनिधित्व रूप में होना चाहिए, और बहुध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। सिंगल पोलर या मल्टीपोलर, जैसी मल्टीपोलर की बात की गई, बाईपोलर और सिंगल पोलर, है ना, एकल जो ध्रुवी होता है या द्विध्रुवी होती है, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में क्या है, जैसे शीत युद्ध के समय आप जानते हैं ना, रूस और अमेरिका ये बाईपोलर की रूप में देखे जाते थे, वैसे वर्तमान जो व्यवस्था बनती जा रही है, वह चीन और अमेरिका के रूप में क्या है, बाईपोलर के रूप में बनती जा रही है। तो मोदी जी ने यहाँ पर ही बोला कि बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय क्या है, वैश्विक हित में होगा, है ना कि सिंगल पोलर या बाईपोलर व्यवस्था हो, और बहु प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना, सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कोई मात्र एक या दो राष्ट्रों का वैश्विक हित में प्रतिनिधित्व सही नहीं है। तो यह स्टेटमेंट आपको जरूर बताना है, एससीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा यह बात रखी गई है ना। जब हम अध्यक्ष बने हैं तो हम जरूर बताएंगे। फिर हम बताएंगे ईरान नवा सदस्य बना। अब जब भी इस पर आप आंसर लिखेंगे, तो देखो एक गुंजाइश रहती है क्या, एससीओ का फिगर बनाने की। एससीओ का फिगर आप जरूर बनाइएगा, या तो विश्व का फिगर बनाते हुए, देखिए अफ्रीका का फिगर बनाते हुए आप जो भी बातें आप एससीओ संबंधित जो भी बातें बताएंगे कि एससीओ राष्ट्र कहाँ कहाँ पर हैं आपके, वो सारे आप बता देने हैं, जितने आपके 9 राष्ट्र हैं, और वो 9 सदस्य बताते हुए आप उसका फिगर बढ़िया से बना सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि इसके बारे में स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है, बेहतर कनेक्टिविटी ना केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ाती है। यह आप कंक्लूजन के लेवल पर बता सकते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा यह स्टेटमेंट भी दिया गया है ना, इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर के और बेहतर आपसी व्यापार को लेकर के। तो इसको आप कंक्लूड करिएगा जब भी अपने आंसर को। फिर देखिए आप यह देख लीजिएगा, ग्लोबल जो फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है ना, इसके माध्यम से क्या अभी डेटा आया है। डेटा यह आया है, जो आपके प्राथमिक क्षेत्र, जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जानते हैं ना आप, जीरो से लेकर जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र है ना, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, जो आपके प्राथमिक वन होते हैं, जो आपके वन क्षेत्र मौजूद हैं, जहां पर जैव विविधता अत्यधिक है और जो कार्बन सिंक में बड़ी भूमिका निभाते हैं, उन्हें आपका बोला जाता है प्राथमिक वन। तो यहाँ पर रिपोर्ट यह आती है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट आती है, यह यानी कि इन जंगलों पर ही क्या करती है, वॉच की तरीके से क्या निगरानी रखती है, उसी निगरानी के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया जो प्राथमिक वन आवरण हानि हुई है, और कितनी, 2021 की तुलना में 10% अधिक रही है। आप देख रहे हो कि जो अब पर्यावरण संरक्षण पर जब भी आपको लिखने को आएगा जीएस पेपर 3 में, तो इस रिपोर्ट को जरूर कोट करिएगा। इस रिपोर्ट से ही आप शुरुआत करेंगे तो क्लियर तरीके से पता चलेगा कि जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्राथमिक वन आपके, उसमें हानि जो है बढ़ रही है, जहां पर मानव हस्तक्षेप बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है, जो अन्य जगहों पर मानव हस्तक्षेप है ना, उसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, भले डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे जो क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं आ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग जैसी, इनका प्रभाव इन प्राथमिक वन क्षेत्रों पर भी दिखाई देता है। और यह कैसे आप प्रूव करोगे इस बात को, इस डेटा के माध्यम से, कि इसमें क्या है, 10% की वृद्धि देखी गई है। 2021 की तुलना में 2022 में बताया गया है कि 10% की और वृद्धि हुई है, किसमें, इसकी हानि में। तो आप देखो प्राथमिक वन क्षेत्र आपको पता चल गया है ना, और यह पता चल गया इसकी भूमिका क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं आपके, है ना। ये आपके कौन कौन से क्षेत्र हैं, तुरंत आपने क्या किया, एक विश्व का मानचित्र बनाया, उसमें बताया कि देखो भाई, दक्षिण जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही आपको बताना है सारे। देखो आपने बताया सबसे पहले ब्राजील के क्षेत्र में जो आपके अमेजन है, और फिर आप अफ्रीका के क्षेत्र में कांगो वन है जो आपके, उसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र के जो वन क्षेत्र हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्राथमिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अत्यंत जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जो है ना, हर जैव विविधता की दृष्टि से जो बहुत हॉटस्पॉट क्षेत्र बोले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे प्राथमिक वन आवरण हानि की दृष्टि से। तो देखिए आज का आपका दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आपका और आएगा इंट्रोडक्शन को लेकर के, वहां पर और बहुत महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिए जाएंगे। और इसके बाद आपका आईआर और पॉलिटी का देखिए पोर्शन हम आपके पास कराएंगे, जो मुख्य रूप से बचा हुआ है। और देखिए आपके पास लगातार डिमांड आ रही है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आपको इन शॉर्ट्स 10 से 12 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, वहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मानकर चलिएगा, विश्वास रखिएगा, वहां से मिल जाएगा, है ना। बढ़िया कंटेंट आपको दे दिया जाएगा 1 से 2 दिनों में, क्योंकि उसके बाद आप केवल रिवीजन करिएगा, और उसके बाद बहुत ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पर जो शॉर्ट्स मटेरियल दिया गया है, इसको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार आप जितना ही अच्छे से पढ़ेंगे, उतने अच्छे से आपके दिमाग में पॉइंट्स भी रह पाएंगे, और अच्छे से आप अपने एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।